नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक का आयोजन दावोस में। कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज रखी गई थीम। निवेश को लेकर हुई कई डील्स। यूएसए में स्टारगेट लॉन्च। एआई की फील्ड में यूएसए बनेगा अगुआ। $500 बिलियन का होगा निवेश। और ईयू को भी दी डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी। टैरिफ लगाने की कही बात। यूएसए के उत्पादों का कम आयात करने का लगाया आरोप। आइए शुरू करें। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की सालाना बैठक का आयोजन 20 से 24 जनवरी के बीच दावोस में किया जा रहा है। सम्मेलन की प्रमुख थीम है कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। इस दौरान क्रिस्टल अवार्ड प्रदान किया गया है पूर्व इंग्लिश फुटबॉलर डेविड बेकहम को। उन्हें यह अवार्ड दुनिया भर में बच्चों की मदद करने के लिए चलाए गए एक मिशन के लिए दिया गया है। इस मिशन के तहत उन्होंने बच्चियों को सशक्त करने का काम भी किया है। इस दौरान भारत के कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बताया कि वे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर्स, फार्मा और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में निवेश करने में रुचि रखते हैं। CTRLS डेटा सेंटर्स लिमिटेड ने तेलंगाना सरकार के साथ एक MOU साइन किया है। समझौते के तहत तेलंगाना में एक AI डेटा सेंटर क्लस्टर का गठन किया जाएगा। इसका निवेश आउटले 10,000 करोड़ रुपए का रखा गया है, जो कि तेलंगाना की इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने इस दौरान रिकॉर्ड 6.25 लाख करोड़ रुपए की डील की है। इसके अलावा यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने अपनी भारत यात्रा की भी घोषणा की है। आपको बता दें कि विश्व आर्थिक मंच पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका गठन 1971 में एक नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन के तौर पर हुआ था। WEF की स्थापना स्विस जर्मन अर्थशास्त्री और प्रोफेसर क्लॉस श्वाब ने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के मकसद से की थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2025 में फ्रांस की यात्रा पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी 10 से 11 फरवरी के बीच समिट फॉर एक्शन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हिस्सा लेने फ्रांस की राजधानी पेरिस की यात्रा करेंगे। फ्रांस की तरफ से घोषणा की गई है कि भारत इस समिट में सह अध्यक्ष के तौर पर शामिल होगा। उनकी यात्रा में दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर वार्ता की जाएगी। उनकी यात्रा से पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और फ्रांस में भारत के एम्बेसडर संजीव सिंगला ने फ्रेंच सेक्रेटरी जनरल फॉर यूरोप एंड फॉरेन अफेयर्स एनी मैरी डेस्कॉट से मुलाकात की और प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले तय किए गए मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान भारत और फ्रांस हाई एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमत हो गए हैं। इसके अलावा लंबे वक्त से पेंडिंग सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन पर भी बात हुई है। इंडिया फ्रांस स्पेशल टास्क फोर्स ऑन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी की बैठक का आयोजन भी किया गया। देखिए, भारत और फ्रांस ने साल 2008 में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत साल 2009 में 990 मेगावाट के जैतापुर प्लांट के लिए एक समझौता हुआ था। जैतापुर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है। इस प्रोजेक्ट के रास्ते में कई सारी अड़चनें आ रही हैं। इनमें उच्च प्रोजेक्ट लागत, ज्यादा वक्त और इंडिया सिविल लायबिलिटी लॉ, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 शामिल हैं। भारत और फ्रांस के बीच भविष्य में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMR को लेकर भी सहयोग की बात चल रही है। SMR ऐसे एडवांस न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं जिनकी पावर कैपेसिटी प्रति यूनिट 300 मेगावाट होती है, जो कि पारंपरिक रिएक्टर्स के 1/3 के बराबर है। यह आकार में पारंपरिक रिएक्टर्स की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। SMR के कई फायदे हैं, जैसे आकार में छोटा होने के कारण उन जगहों पर लगाए जा सकते हैं जहां बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना मुश्किल है। पारंपरिक रिएक्टर्स के कंस्ट्रक्शन में काफी वक्त लग जाता है। फैक्ट्री असेंबल होने के चलते इनके निर्माण में कम वक्त लगता है। इनके निर्माण लागत भी तुलनात्मक तौर पर कम होती है। इनके कंपोनेंट को फैक्ट्री में असेंबल करके लोकेशन इंस्टॉलेशन के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगर आपका सपना है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में सफलता हासिल करना और IAS बनना, तो स्टडी IQ IAS हिंदी टीम आपके लिए लेकर आई है एक अनूठा अवसर, P2I बैच। ये बैच एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो आपकी UPSC की पूरी तैयारी को सिस्टमैटिक और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है। इसमें शामिल हैं 1000+ घंटे की लाइव क्लासेस जो आपको हर विषय की गहराई तक ले जाएंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप जिससे किया जा सकेगा आपकी कमजोरियों और डाउट्स का समाधान।
SIP क्रैश कोर्स जो प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की तैयारी के दौरान एक मील का पत्थर साबित होगा। डेली करंट अफेयर्स ताकि आप अपडेटेड रहें देश दुनिया से। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो आपको न केवल आत्मविश्वास से भरपूर करेगा बल्कि साक्षात्कार के हर पहलू के लिए पूरी तरह से तैयार भी करेगा। इसके अलावा इस बैच की खासियत है इसकी फ्री रेसिडेंशियल सुविधा जो प्रीलिम्स पास करने के बाद दिल्ली में मेंस की तैयारी के लिए दी जाती है। तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे साथ और करिए अपने सपने को साकार। ज्यादा जानकारी के लिए आप amrit@studiiq.com पर संपर्क कर सकते हैं या फिर SIQH कोड लगाकर एडमिशन ले सकते हैं। यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों अपने कई फैसलों के चलते खबरों में रह रहे हैं। अब खबर आई है कि उन्होंने स्टारगेट नाम के एक AI प्रोजेक्ट की घोषणा की है। स्टारगेट दरअसल एक नई कंपनी है जो कि AI में अगले 4 सालों में $500 बिलियन US का निवेश करेगी। शुरुआत में $100 बिलियन का निवेश किया जाएगा। इस कंपनी की स्थापना में सॉफ्टबैंक, OpenAI, Oracle और MGX जैसी कंपनीज का हाथ है। सॉफ्टबैंक और OpenAI स्टारगेट के प्रमुख भागीदार हैं। इसमें सॉफ्टबैंक के पास फाइनेंस की जिम्मेदारी है और OpenAI के पास ऑपरेशनल जिम्मेदारी। सही मायनों में ट्रंप का यह फैसला मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को पूरा करने के मकसद से लिया गया है। इस फैसले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में यूएसए एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर उभरेगा। इससे यूएसए में हजारों की संख्या में जॉब्स क्रिएट होंगी और पूरी दुनिया के लिए बड़े स्तर पर आर्थिक लाभ हासिल होंगे। ये प्रोजेक्ट न केवल यूएसए में री इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत करेगा बल्कि यूएसए और उसके सहयोगियों की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रणनीतिक क्षमताएं भी क्रिएट होंगी। AI की परिभाषा की बात करें तो जब मशीन इंसानों की तरह काम करने लगती हैं तो इसे AI कहा जाता है। मशीन की इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले 1950 में एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट का प्रस्ताव दिया था। वहीं साल 1956 में जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को क्वाइन किया। AI के एलिमेंट्स में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन और न्यूरल नेटवर्क्स शामिल हैं। AI 2 प्रकार के होते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग। वीक AI को नैरो AI भी कहते हैं। इससे मतलब होता है कि AI को किसी विशेष टास्क के लिए ही डिजाइन किया गया है। साथ ही ये AI पहले से निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करता है। इसमें वर्चुअल असिस्टेंस, स्पीच रिकॉग्निशन जैसी AI सर्विसेज रखी जाती हैं। वहीं स्ट्रॉन्ग AI कई सारे टास्क में ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह बिहेव करता है। AI के एक और प्रकार सुपर AI की भी बात की जा रही है। ये भविष्य का AI है जिससे उम्मीद है कि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी सरपास कर देगा। ब्रिक्स पर 100% टैरिफ के बयान के बाद WHO से बाहर होने के फैसले की कड़ी में डोनाल्ड ट्रंप ने अब यूरोपियन यूनियन को भी घेरा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हालिया बयान में कहा कि वे यूरोपियन यूनियन पर भी टैरिफ आरोपित करेंगे। साथ ही चीन के आयातों पर भी 10% ड्यूटी आरोपित करने की बात कही। ट्रंप का कहना है कि यूएसए के साथ बुरा बर्ताव किया गया है, इसलिए वे इसका बदला टैरिफ लगा कर लेंगे। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन यूनियन पर पर्याप्त अमेरिकन प्रोडक्ट्स का आयात न करने का आरोप लगा चुके हैं। इसलिए यूएसए EU पर या तो टैरिफ लगाएगा या तेल और गैस का ज्यादा मात्रा में आयात करने के लिए कहा जाएगा। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर चुके हैं। यूएसए के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मैक्सिको, कनाडा और चीन यूएसए में आयातित सामान का सबसे बड़ा सोर्स हैं। EU पर ट्रंप के बयान के बाद यूरोपियन यूनियन ने बयान दिया है कि वे अपने हितों की रक्षा के लिए प्रयास करेंगे। यूरोपियन यूनियन ट्रंप के साथ नेगोशिएशंस के लिए तैयार है और यूएसए हमेशा यूरोपियन यूनियन का एक अहम भागीदार रहेगा। यूरोपियन यूनियन में हुए एक हालिया सर्वेक्षण के मुताबिक ट्रंप की वापसी को लेकर यूरोप के लोग सबसे ज्यादा चिंतित हैं। वहीं ब्राजील से लेकर चीन और भारत से लेकर तुर्की तक के देशों का मानना है कि वो उनके देशों और वैश्विक शांति के लिए अच्छे साबित होंगे। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है लोथल। लोथल गुजराती शब्दों लोथ और थल से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला या द माउंड ऑफ डेड। भारत के गुजरात में स्थित लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में से एक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के मुताबिक लोथल में दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात डॉक थी यानी गोदी थी। भारत सरकार यहाँ पर देश की समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के मकसद से राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC का निर्माण कर रही है। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। विश्व बैंक की तरफ से 2022 में नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ ने किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं पर भारत का पक्ष लिया है। दोनों परियोजनाओं को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद चल रहा है। पाकिस्तान इस विवाद को लेकर हेग में स्थित स्थायी मध्यस्थता कोर्ट में जाना चाहता है, मगर भारत चाहता है कि विवाद का समाधान सिंधु जल संधि के अनुसार तटस्थ एक्सपर्ट करें।
अब तटस्थ विशेषज्ञ ने पाकिस्तान के मध्यस्थता न्यायालय में जाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में क्रमशः किशनगंगा और चिनाब नदी पर हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि ये दोनों प्रोजेक्ट सिंधु जल संधि का उल्लंघन है। 1960 में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि का मकसद सीमा पार बहने वाली नदियों के जल का बंटवारा करना था। इसके तहत रावी, ब्यास और सतलुज नदियों का पानी भारत को दिया गया, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया गया। मगर भारत को पाकिस्तान के हिस्से वाली तीनों नदियों के पानी का इस्तेमाल सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए करने का अधिकार दिया गया। साल 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लेशियर्स के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इस मौके पर नेपाल सरकार ने जलवायु परिवर्तन, पहाड़ों और इंसानी जीवन के भविष्य पर फोकस करते हुए अंतर्राष्ट्रीय वार्ता मंच की मेजबानी करने की योजना बनाई है। इसके लिए सागर माथा संवाद 16 से 18 मई तक नेपाल के काठमांडू में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने इसकी घोषणा की। सागर माथा संवाद नेपाल सरकार की एक पहल है जिसका मकसद स्थायी द्विवार्षिक वैश्विक संवाद की मेजबानी करना है। इसकी स्थापना 2019 में हुई थी और इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। इसका नाम दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत सागर माथा यानी माउंट एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रग कार्टेल को खत्म करने के लिए 1798 के एलियन एनिमीज एक्ट को लागू करने की बात कही है। 1798 का यह एक्ट अमेरिकी राष्ट्रपति को यह आदेश देने का अधिकार देता है कि वो ऐसे सभी विदेशियों को निर्वासित कर सकते हैं जिन्हें वो अमेरिका की शांति और सुरक्षा के लिए खतरनाक मानते हैं या जिन पर शक करने का उचित आधार है कि वे सरकार के खिलाफ किसी देशद्रोह या गुप्त षड्यंत्र में शामिल हैं। इस एक्ट का इस्तेमाल अब तक केवल 3 बार किया गया है। सबसे पहले अमेरिका और ब्रिटेन के बीच 1812 के युद्ध में, फिर प्रथम विश्व युद्ध में तथा आखिरी बार द्वितीय विश्व युद्ध में। विश्व युद्धों के दौरान इसका इस्तेमाल जर्मन, ऑस्ट्रो हंगेरियन, जापानी और इतालवी प्रवासियों को केवल उनके वंश के आधार पर हिरासत में लेने, देश से बाहर निकालने और प्रतिबंध लगाने के लिए किया गया था। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अगले 5 साल तक जारी रखने की मंजूरी दी है। साथ ही कैबिनेट ने 2021 से 2024 के दौरान हासिल किए गए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की उपलब्धियों को भी मंजूरी दी। इस दौरान कैबिनेट को मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर में तेज गिरावट तथा टीबी और मलेरिया जैसे बीमारियों के संबंध में प्रगति से अवगत कराया गया। साथ ही बैठक में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन जैसी नई पहलों की भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2005 में की गई थी। इसका मकसद कमजोर ग्रामीण आबादी को जिला अस्पताल स्तर तक आसान, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना था। आगे 2012 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की अवधारणा बनाई गई और ग्रामीण तथा शहरी दोनों मिशनों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप मिशनों के रूप में फिर से नामित किया गया। न्याय विभाग ने 24 जनवरी 2025 को प्रयागराज के महाकुंभ में एक कार्यक्रम आयोजित करने का ऐलान किया। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रव्यापी अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान के सफल आयोजन का जश्न मनाया जाएगा। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी 2024 को नई दिल्ली स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में लॉन्च किया गया था। इस अभियान का मकसद भारत के संविधान और नागरिकों के कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसे भारत के 75वें गणतंत्र दिवस और संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया था। इसे न्याय विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास किस स्थान पर किया जा रहा है? लोथल, बुर्जहोम, धौलावीरा या फिर बनावली? अगला है, विश्व आर्थिक मंच से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है। साल 2025 के लिए इसका सालाना सम्मेलन दावोस में आयोजित किया गया। 2025 के सालाना सम्मेलन की थीम कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज रखी गई है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर सभी कथन सही हैं। आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे कौन से सवाल पूछे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, कोलंबिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ब्राजील, इक्वाडोर, पेरू या फिर चिली? सही जवाब है चिली कोलंबिया के साथ सीमा साझा नहीं करता, ऑप्शन डी। और अगला प्रश्न था, ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? ILO, WHO, ADB या फिर NDB? सही जवाब है ILO यानी विकल्प ए। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिसमें इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब कमेंट सेक्शन में भी देना है। नमस्कार।